हम लोग जो देखने वाले हैं वो घटना चक्र 2023 की जो प्रीवियस ईयर आई है बीपीएससी के लिए, तो उसको देखेंगे। इस सेक्शन में मैंने आपको हिस्ट्री, उसके अलावा मैंने पॉलिटी और मैंने केमिस्ट्री करा दिया है, फिजिक्स भी मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आज जो हम लोग सेक्शन को देखने वाले हैं वो बायो देखेंगे और इस तरह से हो सकता है तो आज मैं पूरा कराने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के बायो के, तो मैं उसको कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगी, तो जिससे कि आपका जो है वो बायो से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। ठीक है ना, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बायो में जितने भी प्रश्न हैं, तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बायो सेक्शन में। तो आपका पहला प्रश्न बोल रहा है क्या कि पुस्तक जो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो ये लिखा गया है डार्विन के द्वारा, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो बोल रहा है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, उनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्रकृति वरणवाद कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगला देखिए क्या आपका डिटेल में बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर दिख पाए। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का करता है नियंत्रित। तो देखिए यहाँ डिटेल में बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इंसुलिन जो अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है, यह हार्मोन, यानी ये जो है वो एक हार्मोन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो ग्लूकेज समस्थापन के नियम में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। और इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है, समरूप है। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है, तो ई ऑप्शन है। देख लेते हैं इसमें से कौन एंटीबायोटिक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पेंसिलिन और उपयुक्त विकल्प जो दिए हुए पेंसिलिन और सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक का उपयोग किस लिए किया जाता है, बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, इसलिए आपका क्या हो गया, ई आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, तो आपका क्या है, पेंसिलिन आपका ए ऑप्शन जो है, ए और डी जो है, ए एंड डी जो होता तो क्या हो जाता, ये आपका हो जाता है एंटीबायोटिक हो जाता। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में से मुक्त कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो ये जो है वो मुक्त कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या कि डिटेल में बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो चावल कार्बोहाइड्रेट का क्या है कि एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है 100 ग्राम पके हुए चावल में कितने होते हैं, तो 25.50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। यानी 100 ग्राम अगर चावल पकाते हैं तो उसमें कितनी मात्रा होती है, तो 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। उसके बाद क्या होता है कि वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की होती है, और चावल में कितनी कैलोरी होती है, तो आपके 90% होती है कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है, जितने भी अन्य खाद्य है उनसे अलग। ठीक है, कीट संवर्धन क्या होता है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो होता है वो कीट संवर्धन में आता है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कीट संवर्धन कीटों जैसे कि केंचुए की वृद्धि का विज्ञान है। केंचुए कृषकों का मित्र या भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ठीक है, ये हो गया। जेनेटिक्स निम्न में से अध्ययन में से किसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में, तो ये हम लोग करते हैं आनुवंशिकता और विचरण का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास के को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पराध्वनि तरंगे का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उसमें कौन सी ध्वनि होती है, तो परातरंग ध्वनि होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि सच्चा फल नहीं है, तो क्या है वो, ये सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है। ठीक है, और आपका क्या है, आपका अंगूर, आलू बुखारा और खजूर जो है वो सच्चा फल है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब हो गया, काजू हो गया, नाशपाती जो होता है वो मतलब आपका असत्य फल के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सेब, काजू, नाशपाती। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये शुष्क पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। देखिए लौंग उजिनिया कैरियोफाइलेटा जो होता है नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका होती है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या है, डी आंसर हो गया यहाँ पे। या फिर डिटेल में देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि लौंग बंद कलियाँ या पुष्पकलिका है। ठीक है, यानी लौंग जो है वो पुष्पकलिका होती है जिनका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो भोज्य पदार्थों दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधों का वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है, साइजीजियम एरोमेटिकम है। ठीक है, याद रखिएगा वनस्पतिक नेम क्या है, जो कि कुछ कुलमिटेसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन, तो लौंग जो है वो कुलमिटेस फैमिली मेरिटियासियासी में आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इनका जन्म स्थल वो क्या है, तो आपका इनका जन्म स्थल जो है वो इंडोनेशिया को माना जाता है। ठीक है, लौंग कहाँ से हुए, तो इंडोनेशिया से आए हैं। और ठीक है, और इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 से 20 मीटर होती है तक होती है। इसकी पत्तियां बड़ी और ओवल शेप की होती है, अंडाकार की तरह होती है। ठीक है, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसके नोड और इंटर नोड होते हैं। ठीक है, यानी बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नोड और इंटर नोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण होता है। ठीक है, यदि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं तो यह कहा जाता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। ठीक है, पादप कली है, तो पादप कली क्या होता है, एक भ्रूणीय टहनी होता है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसके बारे में, अगर डिटेल दिया है तो उसको देख लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को क्या कहते हैं, कली या कलिका कहते हैं। ठीक है, यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। अगला देखिए, लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा देखिए आपका क्या बोला है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्रेन के लिए, तो आपका डी आंसर हो गया। देखिए ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो कौन सा विकिरण है, तो इंफ्रारेड होता है। ए हो जाएगा। देखिए इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड विद्युत उपकरण है जिन पे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो ये जो होता है वो उत्परिवर्तन होता है, तो सी हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को क्या किया, आधुनिक रूप दिया था, उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे
उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों में उत्पत्ति होती है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो ये है लैंगिक जनन पे आधारित है। तो यहाँ पे भी वही डिटेल दिया हो, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बात किया जाए, तो डीएनए की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे आपका जो है वो देखिए यहाँ पे डीएनए की खोज जो ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में जो भी दिया हुआ। देखिए यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक MHF विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान जो है सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर इसे न्यूक्लिन कहा था। ठीक है, और इसको क्या कहा थे, तो निक्लील कहते थे। ठीक है, तो ये फ्रेडरिक मिशर अगर रहता तो सही हो जाता। ठीक है, तो डी आंसर हो गया, ई आंसर हो गया। देखिए यहाँ क्या बात किया जाए, तो कह रहा है कि जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों की नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है, तो आनुवांशिक लक्षणों के लिए नियंत्रण कौन करता है, तो डीएनए करता है। डी आंसर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए वही डिटेल है। यहाँ पे देखिए अगला क्या बोल रहा है कि आपका जो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो किस लिए जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। डी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुक्त ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ठीक है, चलिए यकृत मांसपेशियों में जो है वो क्या होता है कि ग्लूकोज और ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होते हैं। अगला है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल में बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव शरीर में होते हैं, तो क्या होते हैं, तो लगभग 70% क्या होते हैं, पानी ही होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। ठीक है, किससे बना हुआ है, तो जल से बना हुआ है। और मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी 2/3 तक पाई जाती है। यानी अगर 2/3 बोले या फिर 70% बोले तो दोनों सही होगा। ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, तो ये विटामिन डी होते हैं। क्या होते हैं, तो विटामिन डी होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खून निकल जाने का दिक्कत होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्कंदक विषयों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये विटामिन के का किया जाता है। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला कि प्रतिस्पंदक विषयों के प्रति विष या प्रति विष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसके कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है। ठीक है, देखिए वही वाला था ऊपर में जो हमने पढ़ा था डिटेल में। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, तो ये विटामिन D2 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे जो डिटेल दिया उसको देख लेते हैं। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलू कैल्सीफेरोल कहते हैं। आर्गो D2 और कैल्सी D3 को कहते हैं। D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन एवं आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो ये आपके
यकृत में होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपका डिटेल देख लेते हैं। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, क्यों जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध है, मक्खन है, अंडा है, मछली, तेल या गाजर इत्यादि है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपका जो है वो अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो रेटिनॉल क्या जीरोथेल्मिया है, या फिर टेकोफेरोल बेरीबेरी है, साइनोकोबालामाइन रक्त अल्पता और आर्गोकैल्सिफोल रिकेट्स है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या सही है। तो आपका बी बेरीबेरी किससे होता है, तो टेकोफेरोल से नहीं होता है, ठीक है। तो आपका सुमेलित नहीं पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है क्या डिटेल में, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोथेल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालामाइन जो यानी विटामिन 12 की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी यानी कोलिक कैल्सिफेरॉल और डी जो होते हैं 2 से होते हैं, आपका D3 और D2 है। तो आपको कोलिक कैल्सिफेरॉल D3 मैंने बोल दिया आपको, आर्गो कैल्सिफेरॉल जो है वो D2 है कि कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं, ठीक है। यानी दोनों जो है रिकेट्स के लिए बच्चों में होते हैं। बेरीबेरी जो होता है कि B1 से होता है, थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरल ई की कमी से होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि टोकोफेरल किससे होता है, ई से होता है, ठीक है, विटामिन ई से। देखिए किस में से बोल रहा है कि आपका जो है सुमेलित नहीं है, तो आपका सुमेलित नहीं तो आपको विटामिन B1 संतरा से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और है, तो B1 तो नहीं होता है, तो इस तरह से ई हो जाएगा। देख लेते हैं डिटेल क्या है। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा वाला भी गलत होगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल जितना भी है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि ऊपर तो नहीं है ना, नहीं है। चलिए देख लेते, लगता है कि छूट ना जाए। देखिए सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। संतरा सी की स्रोत है, ठीक है। और आपका क्या होगा कि इसमें से B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः ई आंसर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा मिलता है, ठीक है ना, यानी थोड़ा सा इसमें मिल जाता है। रेटिन आपका जो कितना है, थोड़ा सा मिलता है। B1 संतरा में B1 भी मिल जाता है, तो ये क्या है कि ये सही है, ठीक है। ये भी सही है, अल्फ़ा अल्फ़ा भी है, ठीक है। चलिए इसीलिए क्या आपको बोल दिया है कि सारे इसमें से उत्तर होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या होता है, B12 होता है, तो B12 को बोलते हैं। तो कोबाल्ट जिसको एक खनिज लवण है, ठीक है, जो कि विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन महत्वपूर्ण घटक होता है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कायकी यानी फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। कायकी को फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आपका देखिए विटामिन 12 के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो मांस हो गया, आपका मछली हो गई, यकृत हो गया, उसके अलावा दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो आंत के जीवाणु भी इसका क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। देखिए यहाँ पे इसे बोल रहा है कि रक्त का कुल परिमाण होता है, तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है, परिमाप होता है 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता था। एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी प्रवर्तित करता है। तो आपका खाली स्थान भरना तो आपके RH फैक्टर में या किसी और में, तो आपका सही है RH कारक में आपका संगत होता है, ठीक है। तो देखिए आधार में रक्त का केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH में भी संगत होना चाहिए, ठीक है।
देखिए यहाँ डिटेल देखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको रक्त आदान कहते हैं, में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस बंदर में रक्त में की थी। ठीक है, रिसस बंदर के खून में किया गया था लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा। ठीक है, वीनर के द्वारा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से रक्त का मापक यंत्र है, तो कौन है? तो आपका स्पिग्नोमैनोमीटर जो है वो रक्तदाब को मापने में यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप जो है 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है, पहले को प्रकुचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पे प्रकुचन दाब 120 मिली HG तथा प्रसारण दाब जो होता है 80 मिली HG होता है। ठीक है, रक्तचाप को डॉक्टर स्पिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विक प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो कितने मिनट होता है? तो 1200 सीसी होता है, बी हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से क्या करता है? बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। ठीक है, वृक्क के प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, देखिए इंसुलिन है, तो क्या है? इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पर डी हो गया। देखिए यहाँ पे डिटेल में बोल रहा है, तो इंसुलिन यानी जिसको पैंक्रियाज तथा अग्नाशय के अंतरस्रावी, यानी जो इंसुलिन है वो पैंक्रियाज या अग्नाशय से निकलता है, उसी को बोलते हैं। अग्नाशय और पैंक्रियाज एक ही हैं। ठीक है, अंतरस्रावी भाग लंगरहस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, रासायनिक क्या होता है कि संरचना की दृष्टि से यह सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन, जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्ल में होती है, यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, सी हो गया। देखिए महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन को देख लेते हैं कौन सा होता है, ऊपर भी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है वो ए है। देखिए यहाँ पे महिला सेक्स हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है वो बोल रहा है कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिका द्वारा यौनारंभ से लेकर के रजोनिवृत्ति आयु, जिसकी कितनी मानी जाती है? आपका 45 से 52 तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्टिडिलॉइड्स होता है, जिसकी नारी विकास हार्मोन कहते हैं। इसका मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों, यानी जिसमें से लड़कियों में रक्त असनों, दुग्ध ग्रंथि, गर्भाशय और योनि इत्यादि में का समुचित के रूप में सहायक होता है। तो आपका ये हो गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है ऑक्सीटोसिन निभाता है, डी आंसर हो गया। देखिए ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य उत्तक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन होते हैं। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की कोशिका पेशियों को सिकुड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करते हैं। दुग्ध पालक अपने गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पीटोसिन कहते हैं। ठीक है, पीटोसिन जो है ऑक्सीटोसिन का नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन थायरॉक्सिन में मिली होती है, सी ऑप्शन हो गया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होती है। किस ग्रंथि से? तो आपका थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन या थायरोप्रोटीन है, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है,
देखिए पीयूष ग्रंथि स्थित होती है तो किसमें उपस्थित होती है, तो ये होती है आपका मस्तिष्क में, ठीक है। तो पीयूष यानी जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, तो ये देखिए पीयूष डी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए पीयूष जो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, उपोत्पाद है O2 होता है, ठीक है। बी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है, एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा आप प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए आपका कितना है, C6O2 है और 12H2O है, उसको क्या करेंगे, प्रकाश करेंगे, और क्या होगा कि C6H12O2 है जो ग्लूकोज का भी है, और C6H2O और 6O2 आपका आएगा, ठीक है। तो ये साथ ही में आता है। चलिए अगला देखिए क्या बोल रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है तो क्लोरोप्लास्ट बदलता है, बी आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है, ठीक है। कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है, तो देख लेते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो देखिए यहाँ पे बी देख लेते हैं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ आपको जैसे कि इजी रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, ठीक है, बी आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि देख लेते थोड़ा सा डिटेल है, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भ्रूण में किस में मिलता है, तो भ्रूण किस में मिलता है, तो ये बीज में भ्रूण मिलता है, ठीक है, सी हो गया। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है, ठीक है, ये हो गया, सी आंसर हो गया। निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो ये जो है वो प्रतिजैविक औषधि ई आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या क्लोरोरैफिनिकॉल जो है, क्लोरोरैम्फिनिकॉल प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एक प्रतिजैविक औषधि है और जिसका प्रयोग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रचार में किया जाता है, ठीक है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है, ठीक है, जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपका बी और सी जो है ना वो दोनों आंसर हो जाएगा, बी एंड सी, ठीक है ना, इस तरह से याद रखिए। ये देखिए टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके, तो जल जन्य रोग के उदाहरण है, ठीक है, सी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि टाइफाइड या कॉलरा जल जन्य रोगों के उदाहरण है और आपका टाइफाइड रोगों का कारण जो है सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है, सी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये यकृत प्रभावित होता है, सी आंसर हो गया, डी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखिए बायो सेक्शन जो है ना वो हमारा डिटेल वाले से भी क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देख के जाइएगा जिससे हम लोगों को बेनिफिट हो पाए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा बोला गया है कि सितंबर में शायद BPSC 69 का एग्ज़ाम होगा,
तो उसको आप देख करके चलिएगा, ठीक है। और आप तब तक ना मेंस का भी प्रिपरेशन करते चाहिए, 2-3 क्वेश्चन पर डे लिखते चलिए, जिससे कि आपका क्या हो कि आपका स्पीड बढ़ता रहे और आपको बेसिक से डिटेल में आपके पास नॉलेज रहे, ठीक है ना। देखिए यकृत एक जो है वो मुख्य पाचक ग्रंथि है, ठीक है, जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे अल्फा एस्परजिलियस या फिर आपका पेंसिलियम एस्परजिलियस और पेंसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला। इस तरह से आपका अगला क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है और एक और जगह पे होगा, ठीक है। देखिए आपका क्या ई आंसर यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई आंसर क्यों दे रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे दूर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो आपका क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में तिली या प्लीहा यानी थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में आपका लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, वाइट ब्लड वेसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका हो जाएगा, देखिए बी और सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका बी एंड सी, ठीक है, इस तरह से आपका हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ हम कोई दिक्कत होगा ना फिर उसको डिटेल में देख लेंगे, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ओकोंजी संबंधित है तो कर्क रोग यानी कैंसर से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए ओकोंजिन एक असामान्य जीन है, ठीक है, जो कि कैंसर यानी कर्क के लिए होता डाई है, और सर्वप्रथम इसका पहचान जो है SRC ने किया था, SRC ने किया था, ठीक है, के रूप में की गई थी, ठीक है, SRC के रूप में की गई थी। यहाँ पे देखिए SRC है ना लिखा हुआ, के रूप में की गई थी। और सबसे वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था, यानी सबसे पहले मुर्गियों में आई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है, तो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा, डिटेल देखिए। रेडियो फास्फोरस जैसे जिसको कहते हैं P32 कोबाल्ट का उपयोग ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट दोनों का, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता और इसका उपचार भी करता है। तो देख लेते हैं कौन करता है। देखिए यहाँ पे जो है वो आयनीय विकिरण जो होता है वो उत्पन्न भी करता है और आपका उपचार भी करता है। कैसे, देखिए आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठों को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो चुका है, यानी जो रिसर्च किया गया उससे स्पष्ट हो गया है कि निम्न और मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग के कैंसर हो सकता है, ठीक है। लंबे समय से विकिरण का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि सहज का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ठीक है, सहज प्रणाली का परिवर्तन जो है वो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, ठीक है, यानी सहज प्रणाली का परिवर्तन, सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो बोल रहा है कि सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक क्या है, भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, बी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का तापक्रम जो है साधारणतः जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है, ठीक है। भारतीय मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, तो किससे नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस से होता है, सी आंसर हो गया।
देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। तो किससे होता है, तो देखते हैं आपको सफलिंग होगा क्या, या डी ऑप्शन सारा ही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया, यानी हमारा जो देख लेते ऊपर में जो भी दिए हुए हैं। तो देखिए लैंगिक जनन जो होता है जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से होता है, यानी तीनों यानी सही है। ठीक है, तो आपका उपयोग डी हो जाएगा। देखिए जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम के बदलाव और जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। डीएनए को किस अंतःप्रास्त में किसने पात्र में रखा था, ऑर्थन कोनबर्ग ने रखा था, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ऑर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में क्या किया था, बनाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जाए पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपका क्या ऑर्बिड कार्लसन को दिया गया था। ठीक है, दिया गया। ठीक है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या होता है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट ऑर्बिड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाला तंत्रिका कोशिका का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि उनके शोध से यह ज्ञात होता है कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भागों में डोपामाइन की कमी का कारण होता है। ठीक है, और इसके लिए एक कारगर औषधि जो है एल डोपा विकसित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर जो है वो डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा, 14 नवंबर को देख लेंगे। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, तो आपका सबसे छोटा जीव कौन है, तो माइकोप्लाज्मा होता है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं जो भी डिटेल है, तो या फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। ठीक है, जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में क्या होता है, समर्थ होता है, यानी खुद से वो कर पाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, किसकी निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, तो किस में नहीं होता, तो ये वायरस में नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो है वो बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ठीक है, ये अकोशीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के क्या है, खंड है, और विषाणु पोषद कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकता है और न ही इसका द्विगुण हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि बिल और मेलिंडा गेट्स निम्न फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए शुरू किया गया था, तो HIV और आपके एड्स के लिए शुरू किया गया। तो कौन सा, तो आवाहन बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था, तो आपका 2003 में किया गया था, वही डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आपका सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था, सी आंसर हो गया। देखिए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड साउथ अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका का एक प्रसिद्ध सर्जन थे। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ये किया था ल्यूएन हॉक ने किया था। तो आपका जीवाणु की खोज जो है वो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटोनी वैन लियोन हॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के जीवाणुओं की पहचान की। ठीक है, ये डी आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो ये है आपका किसकी उपस्थिति में, तो बैक्टीरिया का यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका ए आंसर हो जाता। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या
कि आपका बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को समानांतर बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो कणीय तत्व क्या है, तो कणीय तत्व जो है वायु प्रदूषक होता है, तो आपका बी आंसर है। कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों और तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से प्रमुख कारक है। ठीक है, आपका क्या है कि संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे चलता है, तो ये चढ़ता है जाइलम टिश्यू से चढ़ता है। ठीक है ना, देखिए जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, तो ये आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है, तो आपका सेल्सियस पे 36.9 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर फ़ारेनहाइट आपका बोलेगा तो आपका क्या होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी करीब 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और सेल्सियस पे कितना होता है, तो 36.9 सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। ठीक है, देखिए सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो कौन सा होता है सर्वदाता वर्ग के अंतर्गत, तो सी होता है, तो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ, तो ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तथा ये क्या होता है कि ए बी व्यक्ति वर्ग को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल रहा है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो कौन है, तो ए बी जो है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो आपका सी आंसर हो गया। देखिए ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य है। ठीक है, जबकि ओ सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है, डी। देखिए ऑस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ऑरोलॉजी के अंतर्गत जो होते होते पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, सेरोलॉजी जो होता है रुधिर सीरम की वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको सेरोलॉजी के अंतर्गत जियोलॉजी जो होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जो है वो जियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए कशेरुकी में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, तो ये होती है कशेरुकी में जोड़ी होती है तंत्रिकाएं की 31। ठीक है, तो यही दिया हुआ बी आंसर हो जाएगा। देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांतें 2 बार विकसित होती है, तो 20 दांतें होती है। ठीक है, और 12 दांतें एक बार पैदा होती है। ठीक है ना, आपका देखिए यहाँ पे लिखे 12 दांतें केवल एक बार पैदा होती है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मतलब चलिए यहाँ देख लेते हैं मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। ठीक है, तो 28 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, कहाँ पे, तो खोपड़ी में बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियाँ होती है, जिसमें महत्वपूर्ण है आपका क्या, कपाल में आपका सर में जो 8 है, मुख में जो चेहरे में आपको 14 है, कंटिका में कान में 1 होता है, कंटिका यानी कंठ में है और कान में 6 हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सर में 8 होते हैं, मुख में जो है फेस में 14 होते हैं, कंठ में जो 1 होते हैं और कान में 6 होते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो कैसी होती है, तो ठोस होती है। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। देखिए 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, लगभग कितनी होती है, तो आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। कौन सी, तो अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल होती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन से मनुष्य अवशोषी अंग नहीं हो, तो ये अवशोषी अंग जो होते हैं वो सामने वाले चपटे दांत नहीं होते हैं, हाँ यही है, नहीं होगा, तो ये अवशोषी अंग नहीं की बात की जा रही है, तो सामने वाले चपटे दांत यानी इंसीजर यानी कृंतक जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपका डिटेल में दिया हुआ, तो कह रहा है कि जीवधारियों में अकारकीय एवं शारीरिक अध्ययनों में हमें अवशोषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जाता है।
उदाहरण के स्वरूप देखते हैं तो मनुष्यों के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप पटिशेषिका एवं आँख की सीमेशक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रुमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है, तो एंजाइम जो होता है उत्तरदायी पदार्थ होता है। सी आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है। ठीक है, कौन? एंजाइम एक प्रोटीन है जो अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं जो एंजाइम की उपस्थिति में होती है उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करते हैं, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो विटामिन सी बताने का ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने में क्या होता है, ज़रूरी है। विटामिन सी का रासायनिक जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूध किसकी घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का जो है वो घटिया स्रोत कब आया, तो BPSC 66 जो 2020 में हुआ था। ठीक है, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, तो विटामिन सी घटिया स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो किसका रासायनिक नाम है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक नाम है। देखिए आपका जो इनुलिन बोल रहा है, तो इंसुलिन है यहाँ पे होगा, तो आपका इलुनिन एक पॉलीसेक्टाइज है, शायद इंसुलिन होगा लेकिन यहाँ पे इलुनिन लिखा हुआ, तो आप देख लीजिएगा डहलिया की जड़ों से। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त होता है। तो इलुनिन एक पॉलीसेक्राइड है जो डहलिया के जड़ में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये शायद इलुनिन ही है क्योंकि ये देखिए डहलिया ये पॉलीसेक्राइड जो है वो अग्नाशय वाला अलग है। ठीक है ना, देखिए 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो ये आपका जल होता है। आपका देखिए जल की मात्रा जो कोशिका में सर्वाधिक होती है उसकी मात्रा लगभग कितनी होती है, 80% तक होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बात किया जाए, तो कह रहे कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु थे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। किसका, तो प्रोटोजोआ का। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। किसका, तो साइनोबैक्टीरिया ने नील हरित शैवाल का 2.3। प्रोटोजोआ जो बहुत पहले था आपको 3.5 अरब वर्ष था, और आपको उसके बाद जो है साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, देखिए निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया जो अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, बी हो जाएगा। देखिए मानव में आंतरिक निषेचन होता है, मानव में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक यानी शुक्राणु स्त्री जनांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय और चलायमान होते हैं करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर के गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अतः सिर्फ एक शुक्राणु डिम्बवाहिनी यानी अंडवाहिनी नलिका में अंडों को निषेचित करता है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है, क्रो-मैग्नन मनुष्य होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्रो-मैग्नन मनुष्य मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। ठीक है, वह पाषाण युग में रहता और अस्थि औजारों का प्रयोग करता है। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता है। वह मानव गुफा में रहता और गुफा की दीवारों पर उसके द्वारा बनाए गए भित्तिचित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। ठीक है, अगला देखिए विकास का प्रमुख कारण है, तो आपका प्राकृतिक वरण जो है वो विकास का प्रमुख कारण है, जो मुख्य कारण है। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का विश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को, आनुवंशिक विविधता को, अनन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो किसके मिलने से बनता है,
तो आपका क्या है, म्यूचुअलिज्म है क्या, देख लेते हैं हम लोग। आपका जो 86 वाली जो है तो बिल्कुल सही है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो आपका बी सही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल और कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं और कवकी घटक के लिए प्राप्त होते हैं। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, तो ये होता है आपका कशेरुकी रज्जु में तो होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, यानी स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुकी रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना, यह मेडुला ऑब्लिंगुएटा से प्रारंभ होकर कशेरुकी दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का वरण द्वारा ढका रहता है, ठीक है। कुल मिलाकर 36 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं, ठीक है। विकास का कारण है तो आपका क्या है, तो पीढ़ियों से पीढ़ियों, जो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन जो होता है विकास का कारण होता है। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को, आनुवंशिक विविधताओं को, अनन्य क्रियाओं और प्रकृति चयन के आधार पर समझा जाता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही मनुष्य विकास का कारण है, ठीक है। विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन है, तो आपका देखिए आपका एसिटिलीन व एथिलीन भी है। एसिटिलीन जो होता है कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, और एथिलीन जो होता है वो क्या होता है, कृत्रिम रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से। तो यहाँ पे दोनों दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एसिटिलीन और एथिलीन जो दोनों गैसों का होता है। वर्तमान में एसिटिलीन का फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्राकृतिक रूप से एथिलीन का हार्मोन द्वारा पकता है, ठीक है। तो सही है, मैंने आपको जो बोला वही है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन आपका प्रयोग किया जा रहा है। अभी जो है वो एथिलीन का ही यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। एसिटिलीन को पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं तो करते ही होंगे। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इन दोनों से मिलता है, किससे, तो बीजों से मिलता है और तना काट से मिलता है, ठीक है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि टोटल 127 शायद क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा और प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है, ठीक है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं क्या, तो उसे कहते हैं परासरण कहते हैं, ठीक है। तो आपका भौतिक क्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ों में जो जाता है, ठीक है। तो आपका डी आंसर हो गया। देखिएगा पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, ठीक है। तो आपका इस तरह से डी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। मछली जल की रानी है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है। पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर रहते हुए ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी पानी में भार की तुलना में लगभग आपका 0.5% से लेकर 0.9% ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियाँ यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाले घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है। आपका अगला क्या है कि पतले चपटे गल फड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकलने पर ये सब गल फड़े आपस में जुड़ से जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता और घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता और मछली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को कहते हैं। तो जीव जहाँ रहता है उसको सटीक जगह को आवास कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह को क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, ठीक है।
अगला देखिए, आपका बोल रहा है क्या कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो स्मेल से, गंध से पहचानते, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि अगला देख लीजिए डिटेल में। यहाँ पे बोल रहा है कि लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधि होती है। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श, अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खी भोजन की दिशा और उनके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है, ठीक है, और इसमें से वो पहचान लेती है, ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में आपका जो होता है वो लोहा धातु होता है, ठीक है, तो डी आंसर हो गया। देखिए, मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है और जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में यानी लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, अगला क्या बोला कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपके डायलिसिस कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका यहाँ पे डिटेल में बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ की निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो हीमोग्लोबिन या इंसुलिन की कमी से आपका क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। देखिए, यहाँ डिटेल बोल रहा है, इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज के नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण हो पाता है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका विषाणु के द्वारा होता है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो है वो एड्स एक विषाणु जन्य रोग है, ठीक है। एड्स रोग का कारण क्या है, विषाणु है, ठीक है। अगला देखिए, HIV वायरस है, ठीक है। एड्स रोग का कारण विषाणु HIV वायरस है, ठीक है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, तो ये आपका एड्स है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि HIV द्वारा होने वाला रोग जो है वो एड्स होता है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि निमोनिया एक संक्रमण है, तो किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निमोनिया फेफड़े का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो किस में होते हैं, तो पुरुष में होते हैं, ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर। देखिए, अगला अब क्या बोला डिटेल देखिए, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों में 2 क्रोमोसोम लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होते हैं, जिससे एक एक्स जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा समान एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित करता है। इस तरह महिला केवल वाहक कार्य करती है, यानी वो सिर्फ आपका वाहक का कार्य करेंगे और पीड़ित नहीं होती है, ठीक है। और आपके पीड़ित कौन होते हैं, तो पुरुष रोगग्रस्त होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आपका क्या बोल रहा है कि स्प्रिंग कहाँ से मिलता है, तो स्प्रिंग जो है वो पेट से मिलता है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्प्रिन और एंटीपायरेटिक ज्वर हर जिसको बोलते हैं दवा वेदना निवारक का काम करती। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि आपका जो है वो गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जो यूरिया में मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ क्या बोला, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में कौन सी मैग्नीशियम पाई जाती है, क्या देख लेते हैं, आपका बी आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, बी सही है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक यानी पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया की शुरुआत करता है, ठीक है, तो आपका बी आंसर हो गया। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कराती है, डी आंसर हो गया। हरे पादप स्वपोषी होते हैं, ठीक है, एवं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिप्राय प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, CO2 और जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे देखिए 6CO2 हो गया, आपका 12H2O हो गया और प्रकाश हरित किया गया तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज बना। तो C6H12O6 और 6O2 और 6H2O बना, ठीक है, तो ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। देखिए अगला आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी से किसकी कमी से उगते हैं। तो आपका कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कीट भक्षी पौधे ऐसे मिट्टी से उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसे मिट्टी में उगते हैं, ठीक है, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कि यहाँ क्या बोला कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो पुष्प जो होता है वो महत्वपूर्ण अंग है, तो ये हो गया। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है, बीज के अंकुरन से ही पुनः पौधा बनता है, ठीक है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और किस में मदद करती है, तो ये आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका देखिए पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किस में भी मदद करती है। तो एक और चीज़ बोल रहा है, तो आपको देख लेते हैं डिटेल से, ई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने या भोजन यानी पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। ये पौधे की पत्तियों फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो आपका क्या सिकुआ होता है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है, जिसको क्या बोलते हैं कि आपका रेडवुड भी बोलते हैं। सबसे बड़ा जो वृक्ष रेडवुड या सिकुआ है, जिसकी ऊंचाई 115 मीटर से अधिक होती है, और छोटा जो एंजियोस्पर्म बुलिफिया छोटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एस्प्रिन है, तो ये क्या है, एक तरह का एंटीपायरेटिक एस्प्रिन होता है, ठीक है, बी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है, ठीक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है, जिसे अन्य फलियों से ज़्यादा होता है, ठीक है। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये गन्ना के लिए यूज़ किया जाता है, आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गन्ना का कायिक प्रबंधन डाली कलम या पीढ़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है, और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है, ठीक है। यानी आपको फिर 3-4 साल के बाद नया ही डल लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो क्या है, तो आपका रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया जो है वो सबसे बड़ा संसार का पुष्प है, फूल है। यह इंडोनेशिया वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था। इस फूल का व्यास जो है 100 सेंटीमीटर तक है। वजन जो होता है कितना होता है, 10 ग्राम होता है, ठीक है। कितने ग्राम का होता है, तो 10 ग्राम का, 10 केजी क्या होता है, सॉरी ग्राम में पढ़ रही हूँ, सोचिए आपका केजी है, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था, ठीक है। आपका हरविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में भी इनकी भूमिका का पता लगाया था, ठीक है। अगला देखिए, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला हास्य गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। और आर्कियोपेरेटिक्स है, तो ये क्या है, आपका जुरासिक युग का पुरातन पक्षी होता है, ए आंसर हो गया, ठीक है। आर्कियोपेरेटिक जुरासिक युग का पुरातन पक्षी है, ठीक है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, तो स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ क्या बोला कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो ये क्या है, क्षय रोग है।
देखिए यहाँ क्या है कि भारत में क्षय रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई। क्षय रोग का कारण जो है जीवाणु, इसका नाम जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। तो आपका ये देख लीजिए। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ठीक है। तो सी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि रात के समय पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपना श्वसन प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो सी आंसर हो गया आपका। देखिए इनमें से किससे सबसे मीठी चीनी होती है, तो आपका फ्रुक्टोज जो होता है वो मीठी चीनी होती है, ठीक है। अगला देखिए, सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है, ठीक है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का जो अणुसूत्र है वो क्या है, C6H12O2 होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज का होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मीठा शर्करा होता है। कौन, तो फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठा होता है, तो आपने अभी देख लिया, तो ये फ्रुक्टोज रहता है, सर्वाधिक मीठा होता है। अगला देखिए, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो यह आपका पीछे का भाग जो होता है सबसे संवेदनशील क्षेत्र होता है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि मानव जीव का अग्रभाग पीछे, अग्र छोर मीठे, आगे वाला जो मीठा, पीछे वाला कड़वा, पार्श्व किनारे खट्टा और अग्र छोर जो होता है वो आपका अग्र छोर और किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करता है, ठीक है। मटर होता है, मटर पौधा है शाक का, ठीक है। ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मटर शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा होता है, यह रबी की फसल है। स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इनकी प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है, तो फलियां में क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। क्या होता है, देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, आपका प्रोटीन ही होता है। चलिए, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है, तो बी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कह रहा है क्या कि आपका यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। आपका बोल रहा है कि फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्नुमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल है। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। मटर हो गया आपका उदाहरण में, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्राव करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन होता है, तो आपका TSH होता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि को। ये देखिए, थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तिल्ली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की क्रिया का विनियमन करता है और यह हार्मोन TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये आपके आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी, आयोडीन युक्त जो हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्राव अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि को TSH स्राव बढ़ जाता है, ठीक है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन से स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस तरह के होते हैं, तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह के हम लोग क्या खाने पे होंगे। तो मानव अन्य जीव यानी सर्वाहारी होते हैं, यानी सारे भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं और आपके मीट वगैरह भी खाते हैं। मांसाहारी जो होते हैं द्वितीय को गौण उपभोक्ता कहते जाते हैं। शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो स्पेशली जो हिरन हो गया, बकरी हो गई, ये जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको 127 प्रश्न तक करा दिया है। बायो आज आपका कंप्लीट हो गया है। जो BPSC से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं अभी तक, तो सारे का इसमें कंबाइन किया हुआ है। तो आप प्लीज़ आप वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। तो आज आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।